क्या आपने भी बैंक में जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है? तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा गलती किया है और बैंक के द्वारा कितना बड़ा मिस गाइड किया जा रहा है। आज का ये पोर्टफोलियो हमारे एक ऐसे ही इन्वेस्टर की कहानी है। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमने बारकोड स्टिकर दिया है। इस स्कैनर के ऊपर आप जस्ट 499 रुपीज पे करेंगे, दिए हुए नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आएगा और आपका पूरा कंसल्टेशन करके आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है केतन कुमार और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, एक सर्विसमैन हूं और अपने फौजी भाइयों को इन्वेस्टमेंट गाइड करता हूं। आज का ये पोर्टफोलियो है ना, उसमें एक बहुत बड़ी गलती हुई है। हमारे फौजी भाइयों की अक्सर ये आदत होती है कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी बैंक में जाके मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं। अब आपको मैं बताता हूं सबसे पहले हकीकत क्या होती है। ये देखिए, हमारे बहुत सारे भाइयों को ये लगता है कि बैंक में जाके जब मैं इन्वेस्टमेंट करा रहा हूं तो वो म्यूचुअल फंड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज समझ लीजिए कि बैंक एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और म्यूचुअल फंड एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों संस्था अपने आप के अंदर इंडिविजुअल है। बैंक इंडिविजुअल है और म्यूचुअल फंड इंडिविजुअल है। अगर आपने बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आप ट्राई करना, आप बैंक में जाके सेम म्यूचुअल फंड से कुछ अमाउंट विड्रॉल करने के लिए बोलना, तो आपको बैंक के कर्मचारी ये बताएंगे कि भाई हम यहां से आपको विड्रॉल करके नहीं दे सकते, आपको म्यूचुअल फंड की संस्था में जाना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड की ऑफिस में जाना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? बैंक को म्यूचुअल फंड बिक्री करने के लिए, म्यूचुअल फंड सजेस्ट करने के लिए एक ऑथराइज ब्रांच दिया गया है, ऑथराइज किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक जो है म्यूचुअल फंड के लिए किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है। बैंक म्यूचुअल फंड के लिए किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये चीज सबसे पहले आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि जब आप बैंक में जाते हो तो म्यूचुअल फंड कराते हो तो बैंक आपके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा टॉपिक ये समझ लीजिए कि आप किसी भी बैंक में जाके अगर म्यूचुअल फंड कराते हो ना, तो उस बैंक की कुछ लिमिट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसबीआई की बैंक में जाते हो और म्यूचुअल फंड मांगते हो तो वहां पर सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड ही अवेलेबल होते हैं। अगर आप आईसीआईसीआई में जाते हो और म्यूचुअल फंड मांगते हो तो वहां पर सिर्फ आईसीआईसीआई के ही म्यूचुअल फंड मिलते हैं। एचडीएफसी में जाते हो तो वहां पर सिर्फ एचडीएफसी के ही म्यूचुअल फंड बैंक आपको दे सकती है। उनके पास इतना ही ऑथोरिटी है। अब इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इंडिया में हजारों म्यूचुअल फंड है, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि इन हजारों फंड्स में से आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे फंड सिलेक्ट करके आप अपना एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाए, जिससे कि आप अपना भविष्य बना सके। लेकिन आप सिर्फ एक बैंक में गए और बैंक में जाके आपने जब पूछा तो उस बैंक कर्मचारी ने आपको मिसगाइड किया और सारे के सारे फंड एक ही एएमसी के आपको दे दिए। अब मेन बात की मैं शुरुआत करता हूं। आज के जो हमारे इन्वेस्टर है परमजीत सिंह सर, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिटायर्ड हुए और रिटायर्ड होने के बाद जब वो बैंक में गए कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, वो आईसीआईसीआई बैंक में गए और आईसीआईसीआई के सारे फंड उनको थमा दिए गए। जबकि पोर्टफोलियो बनाने का सबसे पहला रूल है नो सिंगल एएमसी, नो सिंगल कैटेगरी। लेकिन इनको पास नॉलेज नहीं था। भोले भाले व्यक्ति को ये बैंक वाले बहुत ज्यादा मिसगाइड करते हैं। सारे के सारे फंड आईसीआईसीआई के दे दिए। वॉरेन बफे का एक बहुत बड़ा सूत्र है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब एक ही बास्केट में सारे पैसे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करने हैं। नो सिंगल एएमसी, नो सिंगल कैटेगरी। इनकी प्रोफाइल थोड़ा सा देखते हैं और फिर इस वीडियो में पूरे फैक्ट के साथ में मैं आपको सारी गलतियां बताने वाला हूं। म्यूचुअल फंड के नेचर क्या होते हैं वो भी चीज बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रोफाइल देखिए, छोटी सी प्रोफाइल है। एज है 48 ईयर, डिपेंडेंट 4 है, 16 साल की एक बेटी है, 14 साल का एक बेटा है। स्टेटस क्या है? एक सर्विसमैन है, 1 साल पहले रिटायर्ड हुए हैं और अर्निंग इनकी 40,000, वही जो पेंशन से अर्निंग आ रही है इतनी अर्निंग है। खर्चा हर महीने का 20,000 रुपया है और इन्वेस्टमेंट डेट में कुछ भी नहीं किया। इनको इतना तो पता था
कि म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आगे मेरा भविष्य में मैं ज्यादा रिटर्न कमा सकता हूं, इसलिए डेट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय इनसे क्या गलती हुआ, ये ध्यान से देखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक में गए, वहां पर इन्होंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा। मार्च 2025 में इन्होंने सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए। कौन कौन से फंड इन्वेस्ट किए हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आईसीआईसीआई इनोवेशन फंड, आईसीआईसीआई बिजनेस साइकिल फंड, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड, आईसीआईसीआई अग्रेसिव फंड, आईसीआईसीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग फंड, आईसीआईसीआई डायनेमिक एसेट और आईसीआईसीआई रिटायरमेंट फंड। सारे के सारे फंड जो है आईसीआईसीआई के इनको थमा दिए गए। जबकि हजारों म्यूचुअल फंड से आप अच्छे अच्छे फंड चॉइस करके अपनी मतलब पोर्टफोलियो को बहुत ही सुंदर, स्टेबल और रिटर्न ग्रोथ वाला बना सकते थे, लेकिन मिसगाइड किया गया। मिसगाइड में भी कितना बड़ा मिसगाइड किया गया वो समझिए। ये जितने भी फंड दिए हुए ना, 20 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, लेकिन इनको ज्यादातर थीमेटिक सेक्टोरियल फंड पकड़ा दिए गए। ये देखिए, इनोवेशन फंड जो कि एक थीमेटिक सेक्टोरियल फंड है, बिजनेस साइकिल सेक्टोरियल थीमेटिक फंड है, एनर्जी अपॉर्चुनिटी थीमेटिक सेक्टोरियल फंड है, मैन्युफैक्चरिंग थीमेटिक सेक्टोरियल फंड है, और यहां पर देखिए रिटायरमेंट फंड जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। रिटायर्ड तो खुद ऑलरेडी हो चुके हैं, अब रिटायरमेंट फंड इनको क्यों सजेस्ट किया गया? प्रॉपर तरीके से मिसगाइड किया गया। रिटायरमेंट फंड में लॉक इन पीरियड होता है। अब आप समझिए, एक आदमी जो 48 ईयर की एज रख रहा है और रिटायर्ड डिफेंस से हो चुका है, उसके बाद उनका पैसा रिटायरमेंट फंड में डालना, लॉक इन पीरियड में डालना कितनी बड़ी गलती है। इन्वेस्टर को यह बात की समझ नहीं है। कभी भी इस एज के बाद में पैसों की जरूरत पड़ सकती है। बच्चे, 16 साल की बेटी है, 14 साल का बेटा है, जिसके हायर एजुकेशन के लिए कभी भी जरूरत पड़ सकती है, शादी ब्याह के लिए कभी भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आपका पैसा जब लॉक इन पीरियड में है तो आप उस पैसों का कैसे उपयोग करेंगे? दूसरा, ये सेक्टोरियल थीमेटिक फंड जो दे दिए हैं वो बहुत बड़ी गलती है। कभी भी डिफेंस पर्सनल को, चाहे ऑन सर्विस हो चाहे रिटायर्ड हो, सेक्टोरियल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेक्टोरियल थीमेटिक फंड क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। सेक्टोरियल थीमेटिक फंड जो है ना, एक स्पेसिफिक थीम को लेकर, स्पेसिफिक सेक्टर को लेकर इन्वेस्ट करता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं और आपके पास ये मौका था कि आप पूरी दिल्ली को घूमें, पूरी दिल्ली को एक्सप्लोर कर पाए। उसमें चांदनी चौक बाजार भी आप घूमे, लाल किला भी घूमे, इलेक्ट्रॉनिक बाजार भी घूमे, आप हिस्ट्रिकल प्लेस भी घूमे और बहुत सारी फायदा आप दिल्ली में ले सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, पूरे दिल्ली को घूमने के बदले में उसके अगेंस्ट में जाके सिर्फ एक जगह आपने चॉइस की। आपने चॉइस किया कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ चांदनी चौक ही घूमूंगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरे दिल्ली को एक्सप्लोर करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास ये मौका था कि आप अपने पैसों को डाइवर्सिफाइड कर सके, उसको डाइवर्सिफाइड ना करते हुए आप सिर्फ एक ही गली में जा रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अब सेक्टोरियल थीमेटिक फंड का एक नेचर होता है, अगर वो चल गया तो 1-2 साल बहुत अच्छा चल जाएगा, नहीं चला तो 5 साल, 7 साल, 10 साल तक भी नहीं चलेगा। एक यहां पर फंड देखिए, एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है ना। अब एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड क्या होता है? जो एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे। फॉर एग्जांपल, बैटरी बना रही है ऐसी कंपनी में, सोलार बना रही है ऐसी कंपनी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ऐसी कंपनी में, है ना। और आप लोग आजकल सोच रहे हैं, समझ रहे हैं हर जगह की भाई एनर्जी का बहुत सेक्टर चलेगा आगे चल के, लेकिन आपको ये पता है जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, वो पूरा युद्ध जो है एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड है। जो वहां से ऑयल आता है, क्रूड आता है, गैस आता है स्टेट ऑफ हॉर्मोन से, उसी की वजह से सारी लड़ाई हो रही है। पूरा का पूरा रिस्क जो है आज एनर्जी सेक्टर के ऊपर ही आ चुका है। और आप ऐसी कंडीशन में अगर एनर्जी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। कहने का मतलब, कोई भी सेक्टोरियल फंड हो, वो चल गया तो चल गया, नहीं चला तो 10 साल तक आपको वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। अब रिटायरमेंट की एज में आप हो, 48 ईयर आपकी एज है,
ऐसी कंडीशन में क्या आपको इतना बड़ा वोलेटाइल लेना चाहिए, इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए? नहीं। लेकिन बैंक में गए, उन्होंने सारे का सारा गलत फंड चॉइस कर दिया। इनोवेशन फंड सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जहां पर कुछ नया इनोवेशन हो रहा है। बिजनेस साइकिल फंड, बिजनेस का जो ट्रेंड चलता है उसी में इन्वेस्ट करेगा। एनर्जी का मैंने आपको बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग फंड, जो कंपनी किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, उसी में इन्वेस्ट करेंगे। इसमें सर्विस वाली कोई कंपनीज नहीं आएगी, बैंकिंग की कोई कंपनीज नहीं आएगी। तो आपने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। एक फंड यहां पर बहुत अच्छा है, आईसीआईसीआई अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जो कि इनकी एज और इनकी प्रोफाइल के हिसाब से सूट करता है। इसके अलावा एक मल्टी एसेट है, लेकिन मल्टी एसेट में भी अपना रिस्क है। स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कितने समय तक मल्टी एसेट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पिछले 1 साल से मल्टी एसेट के रिटर्न्स बहुत ज्यादा डाउन चले गए हैं। इस वीडियो का ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप बैंक में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो बैंक के कर्मचारियों के पास समय नहीं है आपको गाइड करने के लिए, या आपकी रिस्क प्रोफाइल को एनालिसिस करने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो आपसे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, वो सीधा ही आपको एरे गेरे फंड चिपका देंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बैंक कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर होता है। जिस फंड में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उस फंड को सजेस्ट करने के लिए ज्यादा प्रेशर किया जाता है। इसी कारण ये गलत सलत फंड जो है आपको बता दिए गए और इनमें पैसा इन्वेस्टमेंट करा दिया। थोड़ा सा ये तो सोचना चाहिए कि एक फौजी आदमी जो अपने सालों का मेहनत जो है डिफेंस में करके आया है, जिसने देश की सेवा की है, अब वो अपनी रिटायरमेंट एज चिंता के बगैर, बगैर टेंशन के जीना चाहता है। उसकी जीवन भर के मेहनत का पैसा आपने ऐसे फंडों में लगवा दिया जहां पर उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्क है। हो सकता है कि ये फंड और ज्यादा माइनस में चले जाए और हमारे जो इन्वेस्टर है उनको सही पूंजी प्राप्त न हो पाए, सही रिटर्न मिल ना पाए। अब ये जो इन्वेस्टर है वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे या फिर आपको बद्दुआ देंगे। इसलिए कहता हूं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जेन्युइन सलाह होना जरूरी है। हम लोग जो यहाँ पर आपको गाइड करते हैं, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ, आर्मी रिटायर्ड पर्सन हूँ, और अपने फौजी भाइयों को सिर्फ गाइड नहीं करता, लेकिन राइट गाइड करता हूँ, सही एडवाइस देता हूँ। आप भी अगर अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, तो दिए हुए स्कैनर के ऊपर सिर्फ 499 रुपए पेड करके दिए हुए नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। हमारी तरफ से कंसल्टेशन कॉल आएगा और आपको सही एनालिसिस करके आपका पूरा पोर्टफोलियो प्रोवाइड करेंगे। प्लस में हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको सपोर्ट, सर्विस एंड गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। जय हिंद, नमस्कार।